हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग हड़प्पा सप्ताह भाग 5 के तहत उसका आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। हमने वीडियो में छोटा छोटा क्लिप इसलिए बनाया क्योंकि एक दिन में पूरा हड़प्पा सप्ताह को पढ़ना आसान नहीं है और उसको संभाल पाना भी आसान नहीं है। इसलिए छोटे छोटे क्लिपों में बनाया कि आप लोग को समझने में आसानी हो, उसका नोट्स बनाने में आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आर्थिक जीवन, हड़प्पा सप्ताह की आर्थिक जीवन। हड़प्पा कालीन जो अर्थव्यवस्था था वो अधिशेष कृषि प्रणाली, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों, आंतरिक एवं विदेशी व्यापार पर आधारित था। तो हम लोग एक एक करके इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कृषि। जो हड़प्पा सप्ताह की कृषि प्रणाली था वो अधिशेष कृषि प्रणाली था। अधिशेष कृषि प्रणाली का मतलब क्या था कि वो लोग जितना उपजाता था, जितनी कृषि की उपज होती थी, ठीक है, तो खाने के अलावा भी उसके पास अधिशेष बच जाते थे जिसको वह बाजार में बेचने के काम आता था। नगरों का भी भोजन चलता था, तथा विदेशों में भी इसका व्यापार होता था। हम लोग देखेंगे भी हड़प्पा सप्ताह में अन्नागारों का निर्माण। तो अन्नागार का निर्माण वहीं होगा जहां पर अधिशेष कृषि होगी। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था कैसी थी? तो हड़प्पा सप्ताह का जो एरिया है देख ही रहे हैं हम लोग, सिंधु नदी, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सतलज, घग्घर यानी कि सरस्वती, इन नदियों का जो संगम है माने एरिया है तो वो बाढ़ वाला एरिया है। ठीक है, तो जो जून जुलाई के महीने में बाढ़ आते थे तो बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर माह में उस खेतों में क्या करते थे, बीज बो देते थे। मुलायम मिट्टी होती थी, इसीलिए कहा जाता है कि वो लकड़ी के फाल का इस्तेमाल करते थे क्योंकि कोई भी फाल मिला नहीं है लकड़ी का। इसीलिए हम लोग करते हैं कि लकड़ी का फाल का इस्तेमाल करते थे। क्यों? क्योंकि वो सड़ गया होगा आगे चल करके, और कालीबंगा में से हल जोतने का साक्ष्य भी मिला है इसीलिए। ठीक है, और अप्रैल माह में यानी कि नवंबर माह में जो बीज बोते थे अप्रैल माह में काट लिए जाते थे। तो कौन सी फसल थी? गेहूं और जौ की फसल थी। यानी कि उस सप्ताह के जो मुख्य फसल थे गेहूं और जौ थे, सरसों भी थे, ईख भी थे, तरबूज भी थे, खरबूज भी थे, लेकिन मुख्य फसल क्या थे? गेहूं और जौ। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, अभी हम लोग ने बात भी किया है। ठीक है, क्योंकि सैंधव सप्ताह से कोई फाल नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जिससे पता चलता है कि खेत जोते जाते थे। तो चूंकि वहाँ के जो खेत थे मुलायम होते थे, मिट्टियाँ मुलायम होती थी, इसलिए लकड़ी के फाल से भी जोते जा सकते थे। ठीक है, फसल काटने के लिए पत्थर के हाशिए का प्रयोग होता था। ठीक है, पत्थर के हाशिए का प्रयोग। सैंधव सप्ताह का मुख्य खाद्यान्न कौन था? गेहूं और जौ। चावल भी था लेकिन मुख्य खाद्यान्न में गेहूं और जौ ही आते थे। अन्नागारों से ज्ञात होता है कि किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिए जाते थे। ये अन्नागारों से बहुत सा सवाल बनते हैं कि हम लोग ने पहले भी बात किया है कि अन्नागार का उपयोग वहाँ होता है जहाँ पर अधिशेष कृषि होती है, अधिक अन्न जो होते हैं, फसल जो होते हैं उसे रखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा, अन्नागार जो होते हैं वो सरकार के द्वारा भी बनाए जाते थे, जो राजस्व के रूप में अनाज जनता से लिए जाते थे उसका इकट्ठा करने के लिए, ताकि वह समय पर जैसे बाढ़, अकाल, महामारी आदि के समय काम आया जा सके। ठीक है, तो अन्नागार ऐसे भी सिंधु घाटी सप्ताह की जो विशेषता है वो अन्नागार का बनना भी एक बहुत बड़ी विशेषता है, अन्नागार का मिलना। ठीक है, अब आते हैं सर्वप्रथम कपास का उत्पन्न। देखिए, कपास उत्पादन करने का श्रेय सिंधु घाटी सप्ताह के लोगों को ही जाता है, इसलिए यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा है। कपास को यूनानियों ने सिंडोन कहा है। सिंडोन की उत्पत्ति सिंध भाषा से मानी जाती है। ठीक है, सिंडन, जिसका अर्थ क्या होता है? कपास होता है। हम लोगों ने कृषि के बारे में जान लिया। अधिशेष कृषि जो होती थी वो हम लोग किसी भी सप्ताह में या किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर कृषि व्यवस्था, कृषि उपज अच्छी हुई तो उस अर्थव्यवस्था का जो उत्कर्ष होता है वो काफ़ी आगे होता है, यानी कि काफ़ी आगे बढ़ता है। कैसे?
क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं भारत में अगर कृषि व्यवस्था जिस साल कृषि की उपज अच्छी होती है उस साल अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट भी अच्छी होती है, और जिस वर्ष कृषि की उपज अच्छी नहीं होती है उस साल कृषि अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। तो कृषि प्रणाली ने क्या किया, कृषि अधिच्छेद कृषि व्यवस्था ने हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता बनाने में योगदान दिया। अब लोग आते हैं पशुपालन। हड़प्पा लोग कौन कौन से पशु पालते थे, देखेंगे बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। कुंवर वाला साढ़ इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था। हम लोगों ने सिंधु सभ्यता के जो धार्मिक जीवन पढ़े उसमें कुंवर वाले साढ़ का क्या है, काफ़ी महत्व है। अभी भी देखते हैं हमारे सभ्यता में कुंवर वाले साढ़ लेके जो कुछ साधु संत होते हैं चल देते हैं भिक्षा मांगने, वो भिक्षा मांगने का हमारे सभ्यता में जरिया भी है, और कुंवर वाले साढ़ के आधार पर हम लोग उसको भिक्षा भी दे देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति हो। यह अजब खेल है। देखिएगा सिंधु सभ्यता में ऐसी कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, कोई भी मूढ़ों पर बैल की आकृति गाय की आकृति नहीं मिली है, जिससे साबित होता है कि वो लोग गाय से परिचित नहीं थे। तो अगर मान लीजिए गाय से परिचित नहीं थे तो बैल कहाँ से आया? यही होता है पुरातात्विक खुदाई में। क्योंकि हम लोग गाय की आकृति मिली नहीं है इसलिए हम लोग गाय माने नहीं, क्योंकि एक बार सवाल ही पूछा गया 2012 में छत्तीसगढ़ PCS में कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन से जानवर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। गाय था, घोड़ा था, तो वहाँ गाय आंसर लिया। क्यों? क्योंकि गाय का आकृति ही नहीं मिला है, लेकिन बैल मिला है, कुआं वाला साढ़ मिला है। अजीब, अगर यही साहित्यिक साक्ष्य होता तो गाय मिलता। ठीक है, अब देखिए अगला, घोड़े के अस्थि पंजर। घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल और सुरकोटदा से। लोथल और सुरकोटदा से। अब हम लोग देखेंगे लोथल और सुरकोटदा। सबको पता है कि घोड़ा का घोड़े से उन लोग का लगाव कम था या था ही नहीं। घोड़ा बाद के सभ्यता में आया जो वैदिक सभ्यता में है, लेकिन उसके साक्ष्य वहाँ मिल गए, इसलिए घोड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से। अब यहाँ पर और भी इंपॉर्टेंट है, गुजरात के निवासी हाथी भी पालते थे। 2 बार हाथी लिखा चुका है, हाथी पालते थे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं उसके शिल्प एवं तकनीक, इन दस्तकारियों के दक्षता। ठीक है, सैंधव लोग पत्थर के अनेक औजार बनाते थे। अब हम लोग धातु भी देख लेते हैं। तांबा और टीन को मिलाकर कौन सा धातु बनाते थे? कांसा। ठीक है, तांबा के भी औजार बनाए जा सकते थे, टीन के भी, लेकिन ये उतने उपयोगी होते नहीं थे। इसलिए ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने तांबा और टीन को मिलाकर कौन सा नया धातु बनाया? कांसा बनाया। लेकिन इतना होने के बाद भी कांसे के औजार अधिक मात्रा में नहीं प्राप्त हुए हैं। मतलब कांसे के औजार अधिक मात्रा में प्राप्त नहीं हुए हैं क्योंकि जो कांसा में धातु लगते थे, तांबा और टीन, वो हमारे भारत में कम ही मिलते थे। इसके लिए आयात करना पड़ता था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आयात करना पड़ता था, इसलिए इसका उपयोग कम ही मिला है। ठीक है, हम लोग जब विदेशी व्यापार पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग कौन से धातु का आयात होता था, कौन से धातु का निर्यात होता था, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिएगा वहाँ कुम्हार के जो चाक था वहाँ खूब प्रचलन था। सिंधु घाटी सभ्यता में कुम्हार के चाक का खूब प्रचलन होता था। वहाँ के जो मृत भांड थे, माने बर्तनों में कह सकते हैं, मिट्टी के बने आकृतियों में, वो चिकने होते थे और चमकीले होते थे। चिकने और चमकीले होते थे। मोहनजोदड़ो के बर्तनों पर कोई लेख नहीं मिले हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मोहनजोदड़ो के बर्तनों में कोई लेख नहीं मिले हैं, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख के साथ साथ मानव आकृतियाँ भी मिली है। इसलिए आप लोग यहाँ नोट करेंगे कि मोहनजोदड़ो के जो बर्तन होते थे उस पर कोई लेख नहीं मिले हैं, लेकिन हड़प्पा के बर्तनों पर लेख के साथ साथ मानव आकृतियाँ मिली है। अब हम लोगों ने कृषि पढ़ लिया, पशुपालन पढ़ लिया, शिल्प एवं तकनीक पढ़ लिया। अब हम लोग कौन से आर्थिक जीवन का आएंगे? व्यापार पर। ठीक है, हम लोग व्यापार से, अब व्यापार में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार। व्यापार नगर का विशेषता होता है। व्यापार और वाणिज्य का नगर में बहुत सारा महत्व है, क्योंकि नगर में वही लोग रहते हैं जो व्यापार और वाणिज्य का काम करते हैं। ठीक है, तो
सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ के लोगों के जीवन में व्यापार का महत्व बहुत रहेगा। ठीक है, इसकी पुष्टि हड़प्पा सभ्यता से मिले अनागारों, मानकीकृत मापतौल की प्रणाली और विदेशी मोहरों से होती है। माने इतने सारे सबूत मिलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार होता था, जैसे अन्नागार, मानकीकृत मापतौल और विदेशी मोहरे। ठीक है, हड़प्पाई व्यापार में धातु के सिक्के का प्रयोग नहीं करते थे। हड़प्पा के जो लोग होते व्यापारी थे वो धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। वे आदान प्रदान के लिए वस्तु विनिमय का उपयोग करते थे। ठीक है, स्थलीय व्यापार का दो भाग होता है, एक स्थलीय व्यापार और जलीय व्यापार। तो स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान और ईरान, जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। ठीक है, बहरीन द्वीप के व्यापारी दोनों देशों के बीच, बहरीन द्वीप के व्यापारी जो होते थे, या फारस, बहरीन जो द्वीप है वो फारस की खाड़ी में स्थित है, फारस की खाड़ी में स्थित है। वहाँ के व्यापारी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और मकरान के नगरों के बीच में बिचौलिए का काम करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव के चित्र प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं हम लोग, माने मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नाव प्राप्त हुए हैं। मतलब क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वो सुमेरियन सभ्यता से भी होता था। और सुमेरियन लेखों से भी ज्ञात होता है कि उनके व्यापारी मिलुआ के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे। मिलुआ का यहाँ अर्थ हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। विदेशी लोग जो थे, जो मेसोपोटामिया हो, सुमेरियन हो, बहरीन हो, चाहे मगन हो, तो ये लोग दिलमुल हो, ये लोग किस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम के रूप में मिलुआ का उपयोग करते थे। ठीक है, लोथल से फारस की कुछ मुहरें मिली है और मेसोपोटामिया की मुहरें जो बेलनाकार होती थी, बेलन आकार का, वो भी मिला है, जिससे साबित होता है कि भारतीय सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वह विदेशी व्यापार भी था। यहाँ आएंगे हम लोग, जैसे मेसोपोटामिया और बहरीन से विशिष्ट हड़प्पाकालीन मुहरें प्राप्त हुई है। देख रहे हैं ना, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से आपको मेसोपोटामिया की मोहरें प्राप्त हो गई, सुमेरियन नाव की आकृति प्राप्त हो गई, फारस की मोहरें प्राप्त हो गई। उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता की भी मोहरें कहाँ से प्राप्त हो रही है, मेसोपोटामिया से, बहरीन से। और सबसे बड़ी बात है, मेसोपोटामिया की दो शहर है, एक निपुर शहर है, दूसरा किस शहर है। ठीक है, वहाँ से जो मोहर मिले हैं वह हड़प्पाई लेख वाले, हड़प्पा लेख में लिखे हुए एक सींग वाले पशु की आकृति वाले मोहरे मिले। एक सींग वाले पशु की आकृति वाले मोहरे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या है, विशेषता है। तो ये मोहरें कहाँ से मिली है, मेसोपोटामिया के नेपुर और किस शहर से। ठीक है, इससे पता क्या चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार देश विदेश हर जगह होता था, जिसको हम लोग यहाँ आएंगे। जैसे कि टीन, जो वस्तु हमारे यहाँ नहीं होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका व्यापार हम लोग आयात करते थे। जो हमारे यहाँ ज़्यादा होते थे उसका हम लोग निर्यात करते थे। तो आयात की जाने वाली वस्तु देख लीजिए, टीन का आयात ईरान से और अफगानिस्तान से। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कांसा का उपयोग करते थे, तो कांसा में किस किस चीज़ से बनता है, तांबा और टीन के मिलने से बनता है। ठीक है, तो टीन हम लोग कहाँ से मंगाते थे, ईरान और अफगानिस्तान से, यानी कि भारत सिंधु घाटी सभ्यता में टीन था ही नहीं। इसलिए हड़प्पा सभ्यता में कांसा के औजार बहुतायत रूप में नहीं मिले हैं। तांबा कहाँ से, खेती राजस्थान से और बलूचिस्तान से मिले हैं। चांदी कहाँ से, ईरान और अफगानिस्तान से। देख रहे हैं हम लोग, सोना कहाँ से, अफगानिस्तान से, फारस से और कर्नाटक से। दक्षिण भारत, सिलखड़ी कहाँ से मिलते थे, बलूचिस्तान से और राजस्थान से, गुजरात से। शिलाजीत हिमालय क्षेत्र से। शंख एवं कौड़िया सौराष्ट्र एवं दक्षिण भारत। उसी प्रकार शीशा है ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान। फिरोज है ईरान, दक्षिण भारत। तो ये जो धातुएं हैं आयात की जाने वाली, यानी कि हम लोग इतनी वस्तुओं का आयात करते थे और उससे फिर वस्तुएं बनाकर, जैसे हीरे जवाहरात के वस्तुएं, आभूषण, विभिन्न प्रकार के आभूषण, सूती वस्त्र आदि, अनाज आदि का क्या करते थे हम लोग, निर्यात करते थे। क्योंकि इसके लिए आपको
लेख मिला है, मेसोपोटामियाई सम्राट जो थे सरगोन 2350 BC 2350 BC ने यह दावा किया, सरगोन ने यह दावा किया कि दिलमुन, मेगन और मिलुआ के जहाज उसकी राजधानी में लंगर डालते थे। देख रहे हैं ना, कौन कौन? दिलमुन, मेगन और मिलुआ। यहाँ दिलमुन का अर्थ हो जाता है फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन द्वीप, बहरीन द्वीप, फारस की खाड़ी में स्थित बहरीन द्वीप। मेगन का अर्थ हो जाता है यहाँ पर मकरान समुद्र तट के उर्ग शहर के व्यापारी, समझ रहे हैं हम लोग। और मिलुआ का अर्थ यहाँ सिंधु घाटी सप्ताह से हो जाता है। देख रहे हैं हम लोग, सिंधु घाटी सप्ताह का जो व्यापार था वो किसके पक्ष में था? सिंधु घाटी सप्ताह का व्यापार सिंधु घाटी सप्ताह के पक्ष में था, जिससे सिंधु घाटी सप्ताह एक नगरीय सप्ताह बन पाई। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक ही अगला जो हम लोग का भाग होगा उसमें हम लोग सिंधु घाटी सप्ताह की उत्पत्ति और उसका ह्रास यानी कि पतन दोनों को एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है।